नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्या आर्या टॉक्स में। आशा करती हूँ कि आप सभी बेहद खुश, सेहतमंद और सुरक्षित होंगे। तो आज जो बुक मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ वो एक इंग्लिश बुक है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसे लिखा है फेमस राइटर अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय इंडियन ऑथर हैं जो अपने इसी नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जानी जाती है। ये उनका पहला नॉवेल है जिसे 1997 में बुकर प्राइज से नवाजा गया था। ये उनका एक बेस्ट सेलिंग नॉवेल भी रह चुका है। अरुंधति रॉय एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ भी हैं। दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही चर्चित बुक रही है। मैं इंग्लिश में लिखी हुई इस बुक का हिंदी के साथ साथ और भी कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मेरा सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, ये बुक मेरे पास इंग्लिश में थी। सौभाग्य इसीलिए क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारे अंग्रेजी शब्द सीखने को मिले और इंटरनेट पे मैंने इस बुक की काफ़ी तारीफ सुनी है, पढ़ी है कि ये बुक बहुत डिफ़िकल्ट है। इवन फाइन इंग्लिश रीडर को भी ये बुक एक टास्क लगती है। लेकिन जैसे तैसे मैंने इस बुक को कंप्लीट किया। हालांकि शुरुआत के 100 पन्नों तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ही फाइन और सुप्रीम लैंग्वेज है इस बुक की और पकड़ में ही नहीं आ रही थी कहानी की आखिर चल क्या रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने कहानी की ग्रिप पकड़ी, ये किताब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। शुरुआत में काफ़ी बिखरी हुई भी लगती है। कभी आप पास्ट में चल रहे हो, कभी प्रेजेंट में चल रहे हो, तो कनेक्ट होने में बहुत टाइम लग रहा था। और एक टाइम पे तो ऐसा लगा कि इस किताब को पढ़ना बंद कर दूं, आधे में छोड़ दूं। लेकिन मेरे अंदर का जो किताबी कीड़ा है वो मुझे एनकरेज करता रहा और मैंने इस किताब को कंप्लीट कर ही लिया। दुर्भाग्य इसीलिए क्योंकि अगर ये बुक मेरे पास हिंदी या मराठी में होती तो मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाती, ज़्यादा समझ पाती। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है एंड आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट कि इतनी सुप्रीम बुक मुझे पढ़ने को मिली और मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी भी इस बुक को पढ़े। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यानी मामूली चीज़ों का या छोटी छोटी चीज़ों का देवता, ऐसा इसका हिंदी अनुवाद है। ज़िंदगी में हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, वही चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। इस किताब में हमें पता चलता है कि जिन चीज़ों को, जिन छोटी बातों को हम इग्नोर करते हैं वो अपनी लाइफ को कितना इम्पैक्ट कर सकती है, किसी की लाइफ को कितना अफेक्ट कर सकती है। कहानी बेसिकली सेट की गई है 1970s के केरला के एक छोटे से एनमैन नाम के गाँव में, जहाँ पे पापा जी और मामा जी इन दोनों की एक प्रेस्टिजियस फैमिली है। पापा जी और मामा जी का एक पिकल्स एंड मसालों का बिजनेस है, पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स नाम का। पापा जी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़का चाको जो लंदन ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है और चाको ने एक ब्रिटिश औरत मार्गारेट कोचम्मा से शादी कर ली है और अभी उन दोनों की शादी कुछ चल नहीं रही है, तो चाको ने डिवोर्स ले लिया है। चाको डिवोर्स के बाद अपने गांव आ गया है। मीनवाइल पापा जी की डेथ हो चुकी है एंड नाउ चाको बिकम्स द मैन ऑफ द हाउस। बेटी है अम्मू, जिसने एक बाबा नाम के लड़के से, गांव का ही एक लड़का है, उसके साथ भाग की शादी की है। लेकिन बाबा अल्कोहलिक है। बाबा से अम्मू को 2 ट्विंस हुए हैं, राहिल एंड आस्था। लेकिन बाबा के अल्कोहल की वजह से अम्मू ने उसे छोड़ दिया है और वो वापस अपने गांव, अपने पिता के घर अपने 2 बच्चों के साथ आ जाती है। हालांकि बेबी कोचम्मा यानी पापा जी की जो एक बहन है जिसने अभी तक शादी नहीं की है, उसका एक फादर के साथ लव रिलेशन था, बट किसी कारण के चलते उनकी शादी नहीं हो पाती है, तो वो अभी बिन ब्याही है। लेकिन वो एक सिक माइंडेड नेगेटिव कैरेक्टर की औरत है और जिसे अम्मू का अपने बच्चों के साथ उसके घर वापस आना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसीलिए वो बहाने ढूंढती रहती है। मामा जी को यानी अम्मू की माँ को उसके खिलाफ भड़काती रहती है। इधर मार्गारेट जो के साथ और सोफी के साथ बहुत खुश है। उस जो का एक एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है जिसकी वजह से बेचारी मार्गारेट टूट जाती है। सोफी की वजह से मार्गारेट और चाको एक हेल्दी रिलेशनशिप करते हैं। चाको को जैसे ही पता चलता है तो चाको मार्गारेट और सोफी को उनका दिल बहलाने के लिए और क्रिसमस मनाने के लिए एन मैन उनके गांव बुला लेता है। ये सारी फैमिली मार्गारेट और सोफी को लेने के लिए एयरपोर्ट जाती है, कोचीन एयरपोर्ट। और वहाँ पे राहेल जो लड़की है और एस्था जो लड़का है, ये अपनी कजिन सोफी को मिलकर काफ़ी खुश है। ये 7-8 साल के बच्चे बहुत ही ध्यान से बड़ों का बर्ताव नोट करते हैं, उनके स्ट्रेस, उनकी खुशियाँ उन्हें भी समझ में आती है। आपसी मतभेद और कन्फ्लिक्ट्स इन बच्चों को काफ़ी अफेक्ट करती है। ज़्यादातर बुक राहेल और एस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, उनके नज़रिए से ही आगे बढ़ती है। जब ये लोग एयरपोर्ट से वापस आ रहे होते हैं तो उनको रास्ते में एक मोर्चा दिखाई देता है जहाँ पे वेलू था, जो एक अस्पृश्य युवक है और जो उनकी पिकल फैक्ट्री में काम भी करता है, वो उनको दिखाई पड़ता है। समहाउ बेबी कोचम्मा एक ग्रज रखती है वेलुथा के लिए क्योंकि वो एक अस्पृश्य समाज से आता है। 23-24 साल की शिफ्टिंग में कहानी चल रही है। कभी हम लोग 1970 में होते हैं, कभी हम लोग 1993 में होते हैं।
कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट, उनकी डिटेलिंग, एनवायरनमेंट का वर्णन, इंसिडेंट का लेखन बहुत ही फाइन और सुप्रीम इंग्लिश में किया गया है। मैक्सिमम बुक सर के ऊपर से गई मेरी, लेकिन स्टोरी लाइन बहुत ही क्रिस्प, इंटेंस, सेंसिटिव और ट्रेजिक है। आगे की कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो शायद स्पॉइलर हो जाएगा। लगभग 350 पेजेस की ये बुक बहुत सारे टेरिफाइड इंसिडेंट से भरी हुई है। रिश्ते, प्यार, सामाजिक व्यवस्था, जातिवाद, हमारी मेल सेंट्रिक सोसाइटी, इमोशंस, ऐसे कई सारे विषयों पे ये किताब भाष्य करती है। आधे से ज़्यादा किताब सर के ऊपर से जाने के बावजूद भी मैं इस बुक से काफ़ी कनेक्ट हो गई हूँ। आई टोटली इमर्स्ड इन दिस बुक। मैंने इसके पहले भी काफ़ी सारी इंग्लिश बुक्स पढ़ी हुई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगी मुझे। और सच में ये बुकर प्राइज़, जो इंग्लैंड का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है, उसे डिज़र्व करती है। बहुत गहरी, संवेदनशील और कॉम्प्लेक्स है ये बुक, और जिसे पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर और फाइन इंग्लिश रीडर है और इंग्लिश, ट्रेजिक इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का शौक रखते हैं, तो ही आप इसके इंग्लिश वर्जन को प्रेफर करें। क्योंकि अगर आप मेरी तरह कच्चे हैं इंग्लिश में, और अगर आपने इंग्लिश बुक पढ़ना, इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ना शुरू किया, तो शायद आप इतनी अच्छी प्रस्तुति को बीच में ही छोड़ दें। क्योंकि शुरुआत में, सच में कह रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया। बहुत ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट और बहुत टफ टास्क है इस बुक को पढ़ना, और बस वो किताबी कीड़े ने ही मुझे मोटिवेट किया कि इस बुक को तो पढ़ना ही है। और मैं बहुत फॉर्चुनेट फील कर रही हूँ और बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे खुद के ऊपर, क्योंकि एक जिद चढ़ जाती है ना कि नहीं यार, नहीं समझ में आ रहा तो भी करना है, नहीं समझ में आ रहा तो भी पढ़ना है। तो इस चक्कर में मैंने इस किताब को कंप्लीट किया, एंड बिलीव मी, बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड, बहुत ही टेरिफाइड कर देती है ये बुक आपको। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जो डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली स्था का जो एक ट्विंस में जो लड़का है, उसका मोलेस्टेशन का इंसिडेंट बहुत ही शॉकिंग लगा, बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लगा। क्योंकि बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत केयरफुल और बहुत प्यार भरा व्यवहार हमें उनके साथ करना चाहिए। अरुंधति रॉय जी की लेखन शैली बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग लगी मुझे। उनकी लेखनी में खूबसूरती की अनुभूति और बदसूरती की घिन, ये दोनों आप महसूस कर सकते हैं। तो बस यही था इस बुक का रिव्यू। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और ये भी आशा करती हूँ कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ेंगे। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि स्मॉल एंड इग्नोरेंट थिंग एक्चुअली मैटर्स द मोस्ट।